ओके भाई, ओके शिवानी। चलिए Yes, sir. देखिए भाई, आज थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक पोर्शन हमारा जो था वो खत्म हो गया था उसके साथ, कोलरास लॉ के साथ। उसके बाद सेकेंड पोर्शन शुरू होता है, और सेकेंड पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेकेंड पोर्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, देखो आप लोगों ने स्टार्टिंग में, इससे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ चुके हैं आप लोग। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। कि जब आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में लें या मोल्टन स्टेट में लें, तो उसे हम लोग आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है वो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। तो हम लोग कहते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के डीकम्पोजिशन होने की, किसी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की प्रोसेस को कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें। तो हम लोग बोले कि द प्रोसेस ऑफ decomposition the process of decomposition of an electrolyte, किसी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की प्रोसेस कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कहां से? थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और या फिर कहां से? मोल्टन स्टेट में। कि उसके एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन स्टेट में से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की जो प्रोसेस है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहता है सेकेंड पॉइंट जो है, कि जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी आप लोग धीरे धीरे इनमें डिफरेंसेस समझ जाएंगे। एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है कैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, कैसे क्या कुछ होता है इसमें, उस सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज mechanism of electrolysis। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इस साल के प्लस टू के सिलेबस में ये चीज नहीं थी, हटा दी गई थी। मैकेनिज्म, ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पोर्शन है, ये इस साल हटा दिया गया था पेपर में से, इस बार नहीं है। लेकिन हमारे पास तो आएगा, क्योंकि हमारे पास तो कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे अभी तो हम लोग। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कि कैसे क्या हो रहा है, एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर समझाता हूँ। देखो समझने की बात है इसमें सारी, और कुछ भी नहीं है। समझोगे तो ये चीज बहुत आसान लगेगी आपको, कुछ भी नहीं है।
ये एक डीसी बैटरी से जोड़ा गया है। डीसी बैटरी समझते होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया मतलब इसके ऊपर यहाँ पर कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि देखो जब आप लोगों ने इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में, यहाँ पर ये जो है इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। मैं देखिए लिखूंगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा कम लिखूंगा, मेरी बात ढंग से सुन लेना, इसे समझ लेना इस चीज को। यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस के अंदर टूट जाएगा। कौन कौन से आयंस के अंदर टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन के अंदर और नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर और नेगेटिव आयन के अंदर। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, आप बताइए। ये इलेक्ट्रोड कैसी है, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन जो है वो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो जो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस हैं, जो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस हैं वो किस तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव करेंगे किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव आयंस को आप लोग कैथोड भी कैटायन भी बोलते हैं, और नेगेटिव आयंस को हम लोग एनायन भी बोलते हैं। ठीक है, कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं कि इस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, मतलब इस तरफ कौन सी आयन मूव कर रही है, कैटायन मूव कर रही है, और जिस तरफ एनायन मूव करती है उससे हम लोग एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं इसको ब्रीफ करके लिखूं कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में दो आयन होती हैं, एक कैटायन होती है और एक एनायन होती है। ठीक है, कैटायन आपकी यहाँ पर मूव कर रही है किस तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर कैसा है, नेगेटिव, अगर आप देख पा रहे हो। एनायन जो है आपकी मूव करेंगी एनोड की तरफ, और एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव, और एनोड के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, देखिए जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलते हैं, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलेंगे तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब देखिए किसी भी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पर ये एनायन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तब आया होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। जब ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यही बात सुनना फिर ढंग से, मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव आयन है, जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी भाई। अब कहता है कि नेगेटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो इसके ऊपर न्यूट्रल कैसे होगा कि जो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे थे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे। तो मतलब एनोड पर जाकर वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्लस वन में भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो देखो, जो आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाकर न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, तो जब ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज लॉस करने से आया था तो गेन कर लो, खत्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, रिडक्शन। तो याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड की तरफ कौन सी आयन मूव करती है, एनायन मूव करती है। कैथोड पर रिडक्शन होता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड की तरफ कौन सी आयन मूव करती है, यहाँ पर कैटायन मूव करती है। ठीक है, जो भी आयन है, पर्टिकुलर जो भी आयन है वो वहां पर जाकर क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगे। राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
ओके, अगर मैं लीव वगैरह हो जाऊं या तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने अभी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लिखी नहीं ये चीज, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं इस तरह समझते हैं इस चीज को। ए बी इलेक्ट्रोड है कोई, एक भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। जब आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो किस किस में टूट जाएगा, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में ना भी डालो, मोल्टन स्टेट में ले लो, तो भी वही बात है। अब हमने अभी बताया कि ये कैटायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगी, मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैटायंस किस तरफ मूव करेंगी, कैथोड की तरफ। और ये एनायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगी, मूव टुवर्ड्स एनोड। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखो, अब कैथोड पर ये कैटायन जो है वो जाकर क्या होगी, न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल होगी मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगी। इसके ऊपर है +1 चार्ज, इसके ऊपर है 0। +1 में बैलेंस करना सीखा था, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन जोड़ के, तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो +1 -1 0 हो गया। अब इसका मतलब इसने क्या किया है, वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसी तरह से आप एनोड में चेक कर सकते हो। अगर मैं ये रिएक्शन के हिसाब समझा रहा हूँ आपको, बी नेगेटिव से क्या बनेगा, बी बनेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। देखो -1 0 -1 चार्ज बराबर है और एटम भी बराबर है, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या होगा, ये क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। ओके भाई, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस के अंदर टूट के कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगी, एनायन एनोड की तरफ मूव करेंगी, और दोनों वहां पर जाकर क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अब कहता है किसी आयन का कन्वर्जन होना, किसी आयन का, जैसे ये आयन थी, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गई, ये आयन थी, ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गई। तो किसी आयन का न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होना, द कन्वर्जन ऑफ एन आयन into neutral spaces, the conversion of an ion into neutral spaces at their respective electrodes, ठीक है। कन्वर्जन होना, किसी आयन का कन्वर्ट होना न्यूट्रल स्पेसिस में उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर, उसे हम लोग इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, उसे हम लोग प्राइमरी चेंज कहते हैं। कि जो आयन थी, ये जो आयन जैसे ए पॉजिटिव है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गई, इसका न्यूट्रल में कन्वर्ट होना प्राइमरी चेंज कहलाता है, ठीक है। अब कहता है हो सकता है कई बार कि प्राइमरी चेंज से सेटिस्फेक्शन ना मिले, ठीक है, तो आपको फर्दर चेंज के अंदर जाना पड़ सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं द प्रोडक्ट फॉर्म, अभी आप समझ जाएंगे आगे आगे, द प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज, the product formed as a result of primary change may be further change for the formation of फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए फर्दर चेंज हो सकते हैं।
may be changed for the formation of final product, उसे हम लोग called secondary change, उसे हम लोग secondary change कहेंगे। देखो किसी आयन का न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होना प्राइमरी चेंज कहलाता है, लेकिन प्राइमरी चेंज के बाद फाइनल प्रोडक्ट तक जाना जो है वो सेकेंडरी चेंज कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई मेरी बात सुनना, देखो शिवानी आपसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लेंगे कि मैं किसी और बच्चे को इनवाइट करूं। मैं एक बार बात पूछ रहा हूँ शिवानी, एक बार बात आना, यस आपने सर। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया A3, ठीक है गुड़िया? यस सर। अगर आप उसे मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं तो डिसोसिएशन के बाद आपको क्या मिलेगा? A पॉजिटिव प्लस में B नेगेटिव। ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव। हाँ ठीक है। और अगर इस AB को आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तब आपको कौन कौन सी आयन मिलेंगी? A पॉजिटिव मिलेगा और B नेगेटिव मिलेगा, और भी कुछ ए मिलेगा? पॉजिटिव बी नेगेटिव। और भी कुछ मिलेगा? नो सर। ओके, अब मैं बात करता हूं, देखो देखो इसे मैं यहां पर बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो भाई समझने की चीजें मैं कह रहा हूं, अगर यहां पर मान लीजिए AB आपके पास मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो आयन मिलेंगी A पॉजिटिव प्लस में B नेगेटिव मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर AB आपका वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वहां पर आपको A पॉजिटिव और B नेगेटिव तो मिलेगा। अगर आप उसे AB इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो आयन तो मिलेंगी, A पॉजिटिव B नेगेटिव तो मिलेगा। लेकिन साथ में एक चीज और है ना भाई, H2O भी तो टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। मोल्टन स्टेट में है तो सिर्फ दो ही टाइप की, मतलब एक ही टाइप की, एक कैटायन एक एनायन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो आप लोग तो वहां पर आपके पास दो टाइप की कैटायन है और दो टाइप की एनायन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन कोई चेंज कर देता है। तो मोल्टन स्टेट में है तो सिर्फ एक कैटायन है एक एनायन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैटायन कैथोड पर चली जाएगी, एनायन एनोड पर चली जाएगी, वहां जाकर न्यूट्रल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर वाटर में डिसॉल्व किया तब ये दोनों कैथोड की तरफ जाकर मूव करेंगी, मूव टुवर्ड्स कैथोड, और ये दोनों जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगी। अब कहता है दोनों तो जाके डिस्चार्ज हो नहीं सकती, ए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव दोनों जाके डिस्चार्ज नहीं होगी, कोई एक डिस्चार्ज होगी, या तो ए पॉजिटिव डिस्चार्ज लेगी या एच पॉजिटिव डिस्चार्ज लेगी। बी नेगेटिव और ओएच नेगेटिव जब एनोड की तरफ मूव करेंगे तो दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे, कोई एक डिस्चार्ज होगी, या तो बी नेगेटिव या ओएच नेगेटिव। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं अगर मोल्टन स्टेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कैटायन है एक एनायन है। और अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में है तो वहां पर दो टाइप की कैटायन है और दो टाइप की एनायन है। तो अगर आप कहें तो मैं लिखूं, और या फिर आप समझ गए हो तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होगी, बोलिए लिखूं? बोलिए शिवानी, लिखना पड़ेगा या ठीक है? सर समझ गए, सर समझ गए। ओके, चलिए मैं एक चीज तो लिख देता हूँ, एक्वस एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिख देता हूँ। इन एक्वस सॉल्यूशन देयर आर more than one type of cation and anion। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टाइप की कैटायन और एनायन होती है। H2O क्यों भाई? क्योंकि H2O also furnishes into H positive
and OH negative along with ionization ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसका आयोनाइजेशन? इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन। कि इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन के साथ साथ H2O जो है वो भी आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है। अब कहता है, मैंने कहा कैटायन दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगी, एनायन दोनों एनोड की तरफ मूव करेंगी। अब डिस्चार्ज कौन सी होगी? A पॉजिटिव डिस्चार्ज होगी या H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगी? B नेगेटिव डिस्चार्ज होगी या OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगी? तो उस चीज के लिए हम लोगों को एक चीज बताई गई, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखो, एक ही कैटायन एक एनायन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। लेकिन अगर एक ज्यादा टाइप की कैटायन और एनायन है तब दिक्कत आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब कौन सी जाकर डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफ more than one kind of cation or anion are present। अगर एक से ज्यादा टाइप की कैटायन और एनायन जो है वो प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक से ज्यादा टाइप की कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, देन द आयन विद लेस एनर्जी, लेस एनर्जी का मतलब होगा लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। लो डिस्चार्ज पोटेंशियल विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगी, विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप की कैटायन और एनायन प्रेजेंट है तो वो जिसकी कम एनर्जी होगी, मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो जल्दी जाके डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसकी सीक्वेंस लिखते हैं भाई। क्या सीक्वेंस होती है? सीक्वेंस होती है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है दैट इज डिस्चार्जिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, अब देखिए, ये डिस्चार्जिंग ऑर्डर है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये आपको याद रखनी है ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, आप लोग एक लाइन में लिखना चाहें तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, Zn, Cr। ये मत सोचना Fe इसके नीचे लिखा तो इसके नीचे, नहीं नहीं, ये ऐसे ही चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। आई होप सो याद रख पाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे रख लेना भाई। लेके बारात सर खाना। रचित शर्मा को डाउट है। किसको? रचित शर्मा। रचित भाई एक बार मैसेज कर दे मेरे को। शिवानी कितने बच्चे हैं अभी? सब 50।
CD में क्या है? अरे बता रहा हूँ भाई, चिंता मत करो। CD मतलब होता है कैडमियम में भाई। आई थिंक सो, अब आपको आराम से याद हो जाएगी। लेके काना बारात मजे से आना, मन जो करे तो फेंक दे निगाहें सुंदर प्यार भरी। आप इस लाइन को 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। कि लेके काना बारात मजे से आना, मन जो करे तो फेंक दे निगाहें सुंदर प्यार भरी, ये आपका डिस्चार्जिंग ऑर्डर है और ये यहाँ पर काम आएगा आपको। देखो, एल मतलब LI के मतलब पोटेशियम, बारात मतलब Ba, काना मतलब Ca और सोडियम, मजे मतलब मैग्नीशियम, आना मतलब एल्यूमिनियम, मन मतलब मैग्नीज, जो मतलब Zn, करे मतलब क्रोमियम, पैक मतलब Fe आयरन, दे मतलब Cd, ठीक है। निगाहें मतलब Ni, Sn मतलब सुंदर, प्यार भरी मतलब Pb। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन और आफ्टर दैट है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। अगर याद रख सकते हो CHAPA मतलब छापा, ठीक है। छापा से आपको बाद वाले हाइड्रोजन के बाद वाली सीक्वेंस याद हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग ऑर्डर है। अब कहता है अगर आपके पास नॉन मेटल दी जाए, एक सेकेंड, अगर आपके पास कोई एनायन दी जाए तब आपको क्या सीक्वेंस याद रखनी है? अगर आपके पास एनायन दी जाए तब आपको, देखो एनायन की सीक्वेंस तो आपको याद रखनी पड़ेगी। एनायन के लिए क्या है? PO4 3 नेगेटिव, आफ्टर दैट SO4 2 नेगेटिव, आफ्टर दैट NO3 नेगेटिव, after that CO3 2 negative, after that OH negative, after that Cl negative, after that Br negative, after that I negative। चले, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मेरी बात सुन लेना, मैं ढंग से जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लेना। देखो क्या होता है, हम लोगों ने डिस्चार्जिंग ऑर्डर जो लिखा है, मान लीजिए कहीं पर आपके पास लेड और हाइड्रोजन, ये दो कैटायन आते हैं। ये ऊपर वाला सब कैटायन का था, नीचे वाला एनायन का था। मेरी बात ढंग से सुनना है, डिस्चार्जिंग वाटर लिखा हुआ है तो किस तरह से। मान लीजिए कहीं पर आपके पास लेड और हाइड्रोजन दोनों है, तो उन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा? तो आपको ये देखना है ऑर्डर में बाद कौन आया, हाइड्रोजन बाद में आया, मतलब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए आपके पास कहीं पर हाइड्रोजन और कॉपर है दोनों, तो कौन डिस्चार्ज होगा? कॉपर डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए आपके पास कॉपर और मरकरी दिए गए हैं, तो कौन डिस्चार्ज होगा? मरकरी डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए आपके पास लिथियम और हाइड्रोजन दिया गया, तो कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, ठीक है भाई। इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है जो हम लोग करेंगे। मान लीजिए अब मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं। देखो किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे को अभी बता देना, बाद में फिर आपको मिलेंगे। शिवानी 5 मिनट बची है ना इस क्लास में? यस सर। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहला एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है। और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है और वो भी मोल्टन स्टेट में लिखना है। अब मोल्टन स्टेट में देखिए, मैंने अभी बोला कॉपर सल्फेट जो है वो किस किस में टूटेगा भाई? Cu2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव।
अब हमने अभी बताया कि कैटायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स कैथोड। एनायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ। ठीक है, और मोल्टन स्टेट में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई दूसरी आयन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन है। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, Cu2 पॉजिटिव जाकर क्या बन जाएगा शिवानी, सर Cu Cu बन जाएगा। कितने कॉपर बन इलेक्ट्रॉन गेन जाएगा करने पड़ेंगे, सर 2 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल होकर क्या बन जाएगा, SO4। क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। बस ये मोल्टन स्टेट वाला सिंपल, SO4 ठीक है ना, ये तो 2 सिंपल सा। इलेक्ट्रॉन लूज करने। ये सिंपल सा है। अब कहता हूं मैं, अगर बात करूं, गुड़िया एक बार प्लीज अनम्यूट, रचित शर्मा को ही अनम्यूट कर दो। रचित शर्मा जी सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। रचित शर्मा जी, मैंने कॉपर सल्फेट का मोल्टन स्टेट का लिखा, अब मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का लिखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ओके यस रचित, सर, दोनों मिलके करते हैं, मैं भी और आप भी। तो सबसे पहले तो यस सर। CuSO4 जो है वो किस किस में टूटेगा बताओ, Cu2 पॉजिटिव में और सर SO4 2 Cu नेगेटिव। प्लस 2 प्लस 2 ओके, नेगेटिव हाँ। प्लस। अब आप मेरे को बताओ क्या यहाँ पर कोई दूसरी कैटायन और एनायन भी यस सर, मिलेगी? यस सर। कौन सी, H2O, वो किस किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है भाई, अब आगे की बात है कि ये कैटायन जो है, ये कैटायन ये किस तरफ मूव करेंगी, कैथोड की तरफ मूव करेंगी। ये एनायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ मूव करेंगी। दो कैटायन कैथोड की एनोड। तरफ मूव कर रही है, दो एनायन एनोड की तरफ मूव कर रही है। तो अब हमें एक बात बताइए कि कैथोड यस पर सर। कौन डिस्चार्ज होगा, Cu2 पॉजिटिव या H पॉजिटिव? सर Cu2 पॉजिटिव। हाँ, मैंने कहा ना, जो आपके पास उसमें बाद में आ रहा हो वो डिस्चार्ज होगा। अगर आप देखेंगे तो H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव उस सीरीज में बाद में आया है, मतलब Cu2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा। तो हम लोग बोले कि डिस्चार्जिंग पोटेंशियल of Cu2 positive is lower than discharging potential of hydrogen H positive. So Cu2 positive get discharge. इसलिए कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई, Cu2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, Cu, क्या करना पड़ेगा उसे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ये चेंज प्राइमरी चेंज कहलाता है, उसका न्यूट्रल में कन्वर्ट होना, दैट इज प्राइमरी चेंज। ठीक है, दूसरा एनोड, एनोड पर कौन डिस्चार्ज होगा रचित, एनोड पे सर, एनोड पे सर OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। तो हम लोग देखें कि डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ